हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सीरीज की 7 वीडियो होने वाली है, जहां पर हम चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली डेटाबेस का इंट्रो रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वहां पर हम प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे एंड वही कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी है एसक्यूएल, उस पर अप्लाई करके देखोगे। तो चलिए पहले इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है व्हाट इज डेटाबेस से। तो बेसिकली डेटा क्या होता है, ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, लेकिन अब ये डेटाबेस क्या होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, डेटाबेस कलेक्शंस होता है बहुत सारे डेटास का, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर वे में सेव रहती है, जिसके द्वारा हम इजीली उस डेटा को मैनेज, एक्सेस एंड अपडेट वगैरह कर पाते हैं। अब ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ होते हैं, जहाँ पर मान लो हमको कोई इंपॉर्टेंट डेटा सेव करानी होती है, या फिर जिस जगह पे डेटास का बहुत काम रहता है डे बाय डे में। जैसे हमारे स्कूल्स, जहाँ पर आपके अटेंडेंस से लेके टीचर्स की जो सैलरी है, सारे डेटास वहाँ पे सेव रहते हैं। बैंक्स, हॉस्पिटल, वेबसाइट एंड ऑल। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि डेटाबेस का हमारे रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं, अगर स्कूल का रिकॉर्ड आपको देखना है, तो उसमें क्या करोगे, स्कूल के डेटाबेस में जाके जिस क्लास का आपको रिकॉर्ड देखना है, उस क्लास का रिकॉर्ड निकालोगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर ये सारे डेटा एक जगह रहते हैं तो इसको मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता होगा ना सर। बिल्कुल, ये मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही हैक्टिक होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इन डेटाबेस को मैनेज करता है, जिनको हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो चलिए पहले डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। बेसिकली डेटा का मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, मतलब डेटा कैसे आएगा, कैसे सेव रहेगा, कैसे अपडेट होगा, कौन अपडेट कर पाएगा, कहाँ पर स्टोर होगा, इन सब से रिलेटेड जो मैनेजमेंट का टास्क होता है, जो इन शॉर्ट अगर बोले एक एचओएस का भी होता है आपके स्कूल का। तो जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क होता है एक डेटा को सेव, सिक्योर एंड यूज करने के टाइम, उसको हम डेटा मैनेजमेंट कहते हैं। अब डेटा मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, बहुत बार रिपीटेड डेटा आता है, वो रिज़ॉल्व हो जाता है। इनकंसिस्टेंसी जो डेटा की रहती है, वो रिज़ॉल्व हो जाती है। अगर कोई एरर या डुप्लीकेट या फिर डिलीशन होती है बाय मिस्टेक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो भी ठीक कर देता है। और जो डेटास की डिफ़िकल्टी होती है रिट्रीव करते टाइम, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लो आपका स्कूल है। आपके स्कूल में एक ऑफ़िस होगी और ऑफ़िस के अंदर सारे डेटास प्रेज़ेंट होंगे। अब आपको कैसे पता कहाँ पर आपका डेटा प्रेज़ेंट है? क्या पता वहाँ पे रैक्स लगे हों बहुत सारे डेटास का। तो उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, जो कि हमारे ऑफ़िस स्टाफ होते हैं। वैसे ही डिजिटली जो डेटा सेव रहती है, उनको मैनेज कौन करता है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और सिस्टम होता है फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम बेसिकली कंटेनर की तरह होता है, जहाँ पर हम बेसिकली कोई भी फाइल या फिर डेटा लाते हैं और वहाँ पर रख के चले जाते हैं। मतलब ऐसे ही स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे हमारी इमेज, सीएसवी फाइल, हमारी वीडियोस एक्सेट्रा। इनको हम कैसे ही सेव करते हैं, बस क्रिएट किया एंड अपने फाइल फ़ोल्डर में रख दिया। तो उसको हम एक तरीके का फाइल सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी डेटा सेव नहीं रहता, बस वहाँ पर प्रेज़ेंट रहता है एक पोज़ीशन में, मतलब एक लोकेशन में। फॉर एन एग्जाम्पल, हम प्रीवियस एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, ये आपके बुक में भी है कि ये दो हमारे पास डेटाज हैं, मतलब ये दो हमारी फाइल है, एक्सेल की फाइल, ये एक्सेल की फाइल वन मान लो एंड ये टू मान लो। ये हमने क्रिएट करी एंड एक लोकेशन अपने कंप्यूटर में क्रिएट किया और इन दोनों को यहाँ पर सेव कर दिया। अब आप बताओ, इसको सेव करने का जो प्रोसेस हमने यूज किया है, यहाँ पर क्या कोई स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है? नहीं ना। क्या आपका डेटा किसी फॉर्मेट में सेव हो रहा है? नहीं ना, बस आप क्रिएट कर लो और एक जगह सेव कर रहे हो। तो ये होता है फाइल सिस्टम। ये पहले इस्तेमाल किया जाता था जब आप देखते होगे जो फिजिकल डेटा होती थी, वो एक बंद कमरे में लिमिटेड एक्सेस ऑफ पीपल वहाँ पे स्टोर किया जाता था, जो आपने कभी फ़िल्म में भी नोटिस किया होगा। उन सिस्टम्स को हम फाइल सिस्टम्स कहते थे। आजकल के ज़माने में इसका एडवांस वर्ज़न आ गया है, जो कि है डीबीएमएस। तो इस फाइल सिस्टम में क्या कमी थी जो हमने डीबीएमएस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया? तो चलिए पहले इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं कि एक पहला लिमिटेशन, हमारा डेटा डिफ़िकल्ट टू एक्सेस हुआ करता था, कि हम इज़िली अपने डेटास को निकाल नहीं पाते थे। जैसे कि मैंने बोला, बंद कमरे में हम अपने फाइल्स को स्टोर कर रहे होते थे। तो हमको क्या पता कहाँ पर हमने कौन-सी फाइल स्टोर करी हो? अगर 10 साल का हमने एक जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है, तो हमें क्या पता कौन-सा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रखा हो? कोई नहीं जान सकता। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
सेकंड, ये इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब जो हमारे अपडेट्स होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, वो अनसिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। एंड थर्ड, डेटा डिपेंडेंस, मतलब अगर हमको कुछ फाइल में चेंज करना है तो हो सकता है हमको प्रोग्राम में ही चेंज करना पड़े। नेक्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटास को हम स्टोर करें, मतलब बेसिकली डुप्लीकेट्स डेटा को। एंड देन आता है हमारा आइसोलेशन, जिसमें ये कहता है कि द फाइल्स कंटेनिंग द डेटा आर नॉट प्रॉपरली लिंक्ड। जैसे कि हमने अभी इनकंसिस्टेंसी में देखा कि हमारे जो फाइल्स थे वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है प्रॉपरली, बस वो रखे हैं। हमारा स्टूडेंट डेटा भी वहीं रखा है, हमारा प्रिंसिपल डेटा भी वहीं रखा है, हमारा अटेंडेंस डेटा भी वहीं रखा है, लेकिन वो लिंक नहीं है एक दूसरे के साथ। फिर आता है नो एक्सेस कंट्रोल, मतलब यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब ज़ीरो सिक्योरिटी होती है, कोई भी आके उसको एक्सेस कर पाता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लो एक रूम है, उसके अंदर डेटा है, वही पुराना एग्ज़ाम्पल। अब उस रूम में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इसकी कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी ले डेटा उठा के ले जा सकता है, फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जिस वजह से हमने देखा कि ये जो फाइल सिस्टम है, ये हार्ड टू यूज़ है, मतलब इसको यूज़ करना बहुत ही नुकसानदायक है, जिसके अंदर ये सारी कमियाँ मौजूद थी। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम का एक एडवांस वर्ज़न ले आए, जिसका नाम दिया हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमने वो पुरानी जो भी सारी कमियाँ थे, उनको दूर कर दी। इसको देख लेते हैं कि बेसिकली डेटाबेस रिप्रेजेंट फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को मैनेज करने का जो सिस्टम है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डेटा को स्टोर, मैनेज, रिट्रीव करने के लिए आपको हेल्प करता है फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है? एंड फॉर एन एग्जांपल, इन सॉफ्टवेयर्स का पॉपुलर नेम है माईएसक्यूएल, एसक्यूएल, ओरेकल या फिर मोंगोडीबी या फिर एसक्यूएललाइट, एमएस एक्सेस। ये सारे पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि आजकल के ज़माने में इस्तेमाल होते हैं। एसक्यूएल बहुत इस्तेमाल होता है जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो इसको हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट चैप्टर में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर बस हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है एंड वो भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी मिस मत करना अगर आपको डेटाबेस समझना है तो। अब इसका बेनिफिट क्या हमको मिला, यहीं पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा था, जो पहले डीलोकलाइज्ड कंट्रोल में था, ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में आ गया एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी हुई, वो बढ़ गई, जो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हो। एंड एफिशिएंट डेटा एक्सेस, अब हम इसको एफिशिएंटली एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब जो एक्सेस कर रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी रह रहा है और इनको कंट्रोल भी दिया जाता है कि तुम इतना ही डेटा एक्सेस कर पाओगे, रेस्ट ऑफ द डेटा तुम्हारे एक्सेसिबल नहीं है। अब आप ही सोचिए ना, एक स्टूडेंट का एक प्रिंसिपल के डेटा से क्या रोल है? उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो क्यों इसको एक्सेस करेगा? लेकिन रहेगा तो उस डेटाबेस में ही ना। थर्ड पॉइंट, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटास को हैंडल कर पाता है जो कि हमारा फाइल सिस्टम नहीं कर पाता था, उसमें फिर लिमिटेशंस आ जाते थे। एंड एंड फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल यूजर एक्सेस, मतलब एक से ज़्यादा यूजर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि इसकी सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल हम कर पाते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो डेटाबेस है वो कभी ब्रीच नहीं होता, वो इजीली हम उसको सेव करके रखते हैं एंड साइड बाय साइड यूज कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। बेसिकली इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन-कौन से इस्तेमाल होते हैं। एज़ यूजुअल जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूज़र एंड प्रोसीजर्स। हार्डवेयर्स में जो आप कंपोनेंट्स टेक्निकल, मतलब हार्डवेयरिकल कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे अपना कंप्यूटर का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो, स्टोरेज डिवाइस या फिर कोई ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हो, हार्डवेयर में वो आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स में मतलब अपने डेटाबेस को हैंडल करने के लिए वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कौन-सा है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर आप माईएसक्यूएल, एसक्यूएल, एमएस एक्सेस कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। थर्ड, डेटा, मतलब उस डेटाबेस में आप कैसे टाइप के डेटास को डील कर रहे हो, उससे रिलेटेड कैसे-कैसे डेटास आप हैंडल कर रहे हो, उससे रिगार्डिंग एंड कितना बड़ा डेटा आप मैनेज कर रहे हो। फोर्थ, यूजर्स, अब उस डेटास को कैसे-कैसे यूजर्स एक्सेस करेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस यूजर में सेव होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि स्टूडेंट एक यूजर हो सकता है, टीचर एक यूजर हो सकती है या हो सकता है प्रिंसिपल एक यूज़र हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो लिमिटेशंस है वो अलग-अलग होते हैं। तो यूज़र्स के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटाबेस है वो अलग-अलग कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। एंड फिफ्थ आता है प्रोसीजर्स, मतलब कैसे हमारा डेटा एक दूसरे के साथ लिंक करेगा, कैसे हम अपने डेटास को एक्सेस कर पाएँगे, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो हमारा माईएसक्यूएल या फिर एसक्यूएल ले लो, उसमें हम क्वेरीज़ रन कर रहे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटास को रिट्रीव कर पाते हैं। तो ये होते हैं उनके प्रोसीजर्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है
तभी जाके हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। अब चलिए इसका क्विक हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं दोनों के बीच का, कि जो फाइल सिस्टम होता है वो मैनुअल होता है, जैसे कि हमें पता ही है मैनुअल होता है। एंड डेटाबेस सिस्टम मतलब डीबीएमएस वो ऑटोमेटेड विया सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब डेटा रेडुडेंसी फाइल सिस्टम में ज़्यादा होती है एंड डेटाबेस में ना के बराबर होती है, रिड्यूस हो जाती है बेसिकली। सिक्योरिटी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हाई होती है, फाइल में लो होती है। शेयरिंग फाइल में बहुत डिफिकल्ट होता है एंड डेटाबेस में ईज़ी होता है, प्लस इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है। एंड डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो ऑब्वियसली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन्ड होता है एंड फाइल सिस्टम जो है वो नॉट मेंटेन्ड होता है। अब इनकी मॉडल्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल प्रेजेंट है। बेसिकली डेटा मॉडल होता क्या है पहले उस पे देख लेते हैं। डेटा मॉडल इज अ वे टू डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कनेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। मतलब कैसे हमारा डेटा एक जगह स्टोर होगा, एक दूसरे के साथ लिंक करेगा और कैसे उस डेटा से रिलेटेड हम प्रोसेस कर रहे होंगे, उसको हम डेटा मॉडल कहते हैं। अब ये जो डेटा मॉडल है ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। हायरार्किकल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल या फिर रिलेशनशिप मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, बेसिकली एक के बाद दूसरा लेयर आता है, दूसरे के बाद तीसरा लेयर आता है। मतलब ऐसे हम कोई भी बीच का स्टेप अगर हम अनफॉलो करें तो हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो इन टाइप के डेटास को कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। मतलब लेयर बाय लेयर ये फिक्स्ड रहते हैं। हमको फर्स्ट लेयर तक पहुंचने के लिए अगर मान लीजिए आप थर्ड लेयर पे हो तो पहले आप सेकंड लेयर पे जाओगे, देन आप फर्स्ट लेयर पे जाओगे। एंड नेटवर्क मॉडल क्या होता है, मान लो ये सारे 3 हमारे पास यूज़र्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो नेटवर्क मॉडल में आप कहीं से भी कोई सा भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट में अगर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है और वो अपना डेटा पब्लिक कर रखा है, तो कोई भी एक्सेस कर पाता है, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है नेटवर्क मॉडल का। एंड एंड अगर बात करें रिलेशनल मॉडल की, तो ये सबसे पॉपुलर है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करना बनता है कि जो हमारा रिलेशनल मॉडल है वो टेबल बेस्ड होता है। मतलब टेबल में जैसे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा होता है। हम अपने आजकल के ज़माने में मतलब आजकल के टाइम में जितने भी डेटाज़ हैं, वो बेसिकली रिलेशनल मॉडल पे ही बेस्ड रखते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका टाइम टेबल ले लो, उसमें भी आपने रोज़ और कॉलम्स क्रिएट करे होंगे, जो कि एक रिलेशनल मॉडल है। जहाँ पर आप वेडनेसडे का 4th पीरियड निकालोगे, तो आपको इज़िली वो सब्जेक्ट दिख जाएगा जो आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही कन्वीनिएंट होता है, नॉट ओनली टू चेक योर टाइम टेबल बट आल्सो फॉर अदर टास्क्स। तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी एंड कन्वीनिएंट वे ऑफ स्टोरिंग अ डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर यूनिक नेम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर एग्जांपल के तौर पर आपका स्टूडेंट टेबल विद कॉलम की रोल नंबर हो, नेम हो, क्लास हो एंड उसके नीचे उन स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन हो। और ये कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता है? मैथमेटिकल सेट थ्योरी एंड रिलेशनल अलजेब्रा, जहाँ पर हम अपने वैल्यूज को एक दूसरे के साथ अच्छे से हम फॉर्मूला इस्तेमाल करके यूज कर पाते हैं, उनको पुट कर पाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो भी हमारे एज पर द रिक्वायरमेंट है वो कर पाते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। इसके अंदर इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो टपल्स होते हैं, वो यूनिक होते हैं। नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होता। एंड एट्रीब्यूट होल्ड एटॉमिक वैल्यूज, मतलब कोई वैल्यूज है तो है, नहीं है तो नहीं है, कुछ आधा नहीं रखता है ये इसके अंदर। मल्टी वैल्यूड भी नहीं रखता इसके अंदर। एक सेल के अंदर मल्टी डेटास प्रेजेंट है, तो वो भी नहीं रखता ये। अब ये जो एट्रीब्यूट है सर, ये टप्पल्स है सर, ये नाम तो हमने पहली बार सुना है, तो ये बेसिकली होते क्या हैं? तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टेबल्स बेसिकली कलेक्शंस ऑफ डेटास इन रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज को हम रिकॉर्ड एंड टपल जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। कॉलम को हम फील्ड और एट्रीब्यूट कहते हैं, जैसे कि हमने ये वर्ड सभी इस्तेमाल किए थे, आपको समझ नहीं आया होगा तो आप यहाँ से समझ सकते हो। स्कीमा क्या होता है, हमारे डेटाबेस का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसके बिहाफ पे हम अपने डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होते हैं। क्वेरीज वो कमांड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डेटास को रिट्रीव करते हैं फ्रॉम अवर डेटाबेस। डोमेन क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज अलाउड होते हैं कि उस कॉलम में वो वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे वोटर आईडी का डेटाबेस बनाना है, तो उसमें जो मैं एज की क्राइटेरिया रखूंगा वो
इंटीजर वैल्यू रखूँगा, वहाँ पर अगर कोई मान लो एबीसीडी भर दे और ऐज में, तो क्या वो वैलिड होते हैं? नहीं ना। तो ये बेसिकली डोमेन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप को फॉलो कर रहे होते हैं। उनसे अलग कोई डेटा टाइप अगर आप इंसर्ट कर रहे होगे, तो वो इनवैलिड कहा जाता है। एंड डिग्रीज़ क्या होती है? डिग्रीज़ आर कॉल्ड नंबर्स ऑफ कॉलम्स। कितने नंबर ऑफ कॉलम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम डिग्रीज़ से डिनोट करते हैं। कार्डिनैलिटी इसका अपोजिट नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है हमारा कार्डिनैलिटी। तो ये थे कुछ बेसिक से टर्म्स जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत यूज़ भी होते हैं। तो आप यहाँ पर पॉज़ करके अच्छे से समझ लो कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस डेटाबेस का स्कीमा देख लेते हैं। बेसिकली हमारे डेटाबेस का जो स्कीमा होता है, उसको हमने 7 सब डिवीज़न में डिवाइड कर रखा है। जहाँ पर डेटाबेस का स्कीमा जो होगा, वो डेटाबेस का डिज़ाइन होगा, जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस का फील्ड, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, रिलेशनशिप, ये सब लॉजिकली ब्लूप्रिंट के द्वारा बनाएँगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक डेटाबेस बनाया स्टूडेंट का, उसमें हमको कौन-कौन सी एंट्री चाहिए होगी? स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसका क्लास, उसका सब्जेक्ट। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, रोल नंबर हमारा इंटीजर आए, नेम उसका स्ट्रिंग आए, क्लास उसका स्ट्रिंग आए और उसका जो सब्जेक्ट आए वो भी स्ट्रिंग आए, करेक्ट है? तो ये जो हमने इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब ब्लूप्रिंट बनाया है, इसको हम डेटाबेस का स्कीमा कहेंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, टेंशन नॉट, बट आप अभी थ्योरी समझ लो। नेक्स्ट है डेटा कंस्ट्रेंट। डेटा कंस्ट्रेंट बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं जो हमारी वैल्यूज है वो वैलिड आए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमने एक कॉलम बनाया है जहाँ पर एज को हमको चाहिए। अब अगर उस एज के कॉलम में कोई अगर बुद्धू सा इंसान एबीसीडी लिख के आ जाए, मतलब अपने एज की जगह कुछ और वर्ड लिख दे, एबीसीडी से रिलेटेड अल्फाबेट वो इनपुट कर रहा है, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? नहीं ना। तो ये हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम उस डेटा के कॉलम को ये कमांड देंगे कि आप इस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यूज नहीं लो। इसमें हम ये भी तय कर सकते हैं कितने से कितनी वैल्यू लेनी चाहिए। जैसे हम 18 साल के नीचे वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहते, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेटर देन 18। ये भी एक कंस्ट्रेंट है, तो वो 18 के नीचे के जो भी स्टूडेंट होंगे वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उनका डेटा एंटर ही नहीं होगा। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो सबकी वैल्यूज यूनिक हो, नॉट नल हो, वगैरह-वगैरह। ये सारे कंस्ट्रेंट हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है मेटा डाटा या फिर डेटा डिक्शनरी। तो ये क्या होता है? बेसिकली डेटा को डिटेल में बताता है, कि मतलब डेटा का अबाउट सेक्शन मान लो ये, जिसके अंदर हम सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहे होते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट का, जो भी स्कीमा वगैरह हमने यूज़ किया है। एक तरीके का कैटलॉग मान लो। देन आता है हमारा नेक्स्ट डेटाबेस इंस्टेंसेस। इसमें क्या होता है? करंट स्टेट स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस विद एक्चुअल डेटा एट अ मोमेंट, मतलब ये एक्यूरेट डेटा इन करंट रियल टाइम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेरी। जैसे कि मैंने अभी बोला, वो सारे कमांड जिसके द्वारा हम अपने डेटा को फैच कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्वेरी कहते हैं। नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन। वही कि हम अगर डेटास को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? बेसिकली क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो उसके लिए हमको कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना, तो उसको हम डेटा मैनिपुलेशन कहेंगे, ठीक है? फिर आता है हमारे डेटाबेस इंजन, जो कि कोर कंपोनेंट होता है दैट एग्जीक्यूट क्वेरीज एंड हैंडल्स ऑल डेटा ऑपरेशंस इंटरनली। एक तरीके से ये मान लो ये डेटाबेस का सीपीयू है, जो कि सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है, जिसको क्या कहते हैं? डेटाबेस इंजन। तो आई होप ये जो टर्म्स है ये आपको क्लियर हो चुका है कि डेटाबेस स्कीमा में क्या-क्या होता है और इसके क्या-क्या यूजेस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर आप देख सकते हो कि एक स्कीमा है बेसिकली, जहाँ पर हमारा ये डेटा कैटलॉग है, जहाँ पर डिटेल्स ऑफ डेटा प्रेजेंट है एंड ये हमारा डेटा प्रेजेंट है, ठीक है? अब हमारी क्वेरीज हमारे यूजर्स दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर टीचर यूजर है और एक ऑफिस स्टाफ यूजर है। ये क्वेरीज अपने हिसाब से दे रहे हैं, जो कि इनकी प्रायोरिटी है। तो ये जो क्वेरीज है वो हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इसको प्रोसेस कर रहा होता है एंड देन हमारे डेटाबेस से अपना डेटा लेगा और उसके हिसाब से इनको रिटर्न करके देगा, उनके हिसाब से इनको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो आप इतना आइडिया तो लगा ही सकते हो ना, जो रिजल्ट इसको मिलेगी वो डिफरेंट होगी, जो रिजल्ट इस इनको मिलेगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन जाएगी एक ही जगह से, जो कि होगा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली ये ऐसे वर्क कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो होता है कीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको मिस मत करो।
बेसिकली हमारे डेटाबेस मॉडल में, जो कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, वहाँ पर हम कुछ कीज़ का इस्तेमाल करते हैं हमारे कॉलम्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कीज़ आर अ कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो। मतलब जो की होती है वो एक कॉलम भी हो सकती है या फिर सेट ऑफ कॉलम भी हो सकती है, जिनके हेल्प से हम अपने रोज़ को डिफाइन कर पाते हैं और उनसे रिलेट करके उस स्पेसिफिक डेटा तक पहुँच पाते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप मान लो ये हमारा टेबल है, ठीक है? और ये हमारा कॉलम है। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम है और 3 यहाँ पर हमारे पास रोज़ है। अब ये वाला जो कॉलम है इसका नंबर है 4, ठीक है? और इसका नंबर है इस रो का 2। अब मान लो ये डेटा हमको एक्सेस करना है, तो ये हम कैसे करेंगे? क्या हम इसको 4 की हेल्प से कर सकते हैं एक्सेस? नहीं ना। तो इसके लिए हमको कौन-सा कॉलम चाहिए होगा? कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर 2, जिसके हेल्प से हम इस डेटा को एक्सेस कर पाएँगे। तो ये जो कॉलम है ये बेसिकली एक की की तरह काम कर रहा है। अगर ये कॉलम नहीं मिलेगा तो आप इस रो को एक्सेस नहीं कर पाओगे। रो नहीं मिलेगा तो भी नहीं कर पाओगे, लेकिन हम यूनिकली कॉलम की हेल्प से करते हैं। एक को फिक्स कर देते हैं कि कॉलम जो होगी वो हमारी कीज़ की तरह काम करेगी, जो रोज़ से डेटा निकालेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि हमारा की कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अपने डेटास को मैनिपुलेट, अपने डेटास को एक्सेस करने के लिए। तो हमारे पास बेसिकली, पहले मैं ये रब कर देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास ये 5 इम्पोर्टेंट अलग-अलग टाइप्स ऑफ की होती है। फर्स्ट होता है कैंडिडेट की, जो कि यूनिक वैल्यू रखता है हमारे पास, ठीक है? सेकंड होता है प्राइमरी की, ये भी क्या होता है, कैंडिडेट की होता है, लेकिन उसमें से भी एक चूज़न वन होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लो यहाँ पर रोल नंबर है, वो भी यूनिक होता है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, वो भी यूनिक होता है। अब ये हमारे दोनों जो है ये कैंडिडेट की, वो ये कैंडिडेट की है, लेकिन हमने प्राइमरी की किसी एक को बनाना है, तो हमने इसको चूज़ कर लिया। तो ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी की, लेकिन होंगे दोनों कैंडिडेट की, दोनों यूनिक है। तो ऐसे हम प्राइमरी की को डिफाइन कर रहे होते हैं कि प्राइमरी की भी कैंडिडेट की होता है, लेकिन हम उसको चूज़ करते हैं टू बिकम द प्राइमरी की, दैट्स ऑल। फिर आता है हमारा अल्टरनेट की, जो कि कैंडिडेट की इज़ नॉट चूज़न, मतलब वो की जो चूज़ नहीं हुआ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो हमारा रोल नंबर है, वो हमारा अल्टरनेट की है, ठीक है? दोनों इम्पोर्टेंट है बेसिकली, एक इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसको चूज़ कर लिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों ही इम्पोर्टेंट रहते हैं डेटा में। डेटा में तो जो भी डेटा है सारे इम्पोर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पोर्टेंट डेटा नहीं होता, ठीक है? फिर आता है कंपोज़िट की। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक और यूनिक की बनाते हैं। तो ये जो हमने मिलाया तो इसको कहेंगे कंपोजिट की। तो जो इनकी यूनिकनेस थी, अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही है, तो यहाँ पर हम जब इनको कंपोजिट कर लेते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तब जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी वो भी निकल जानी होती है, मतलब वो भी निकल जाएगी। तो ये और यूनिक बन जाएगा। इस एग्ज़ाम्पल को भूल जाओ। यहाँ पर देखो कि मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट का नाम है, उसके पेरेंट्स का नाम है और यहाँ पर एड्रेस है, ठीक है? हमारे टेबल में बस यही 3 डेटा हमारे पास प्रेज़ेंट है। तो हमने यहाँ पर उन डेटास को फिल कर दिया। अब हो सकता है, अब आप ये बताओ कि नेम जो है वो कभी प्राइमरी की बन सकती है? नहीं ना, नेम तो सेम ही हो सकते हैं। पेरेंट जो है, पेरेंट का नाम जो है वो प्राइमरी की बन सकते हैं? नहीं ना, वो भी सेम हो सकते हैं। अब इस सिनेरियो में हम प्राइमरी की किसको बनाएँ? तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपोजिट की, जो कि इन दोनों का तरीके से कॉम्बिनेशनल वर्ज़न होता है। जहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों के इस्तेमाल से हम इज़िली एक दूसरे की वैल्यूज़ को, मतलब एक दूसरे के डेटास को यूनिकली रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। अब ये बताओ ना कि एक स्टूडेंट है ए, उसके पापा, उसके पेरेंट्स क्या बी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सिमिलर होंगे? नहीं ना, इनका तो यूनिक होगा ना बेसिकली, लेकिन दोनों का नाम सेम है ये हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का नाम तो अलग होगा ना, तो उस हिसाब से हम इनके एड्रेस तो अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ऐसे का सम सिनेरियोज़, ऐसे हम कंपोजिट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट यूनिक की इन आवर टेबल, दैट्स ऑल। आप इतना समझो, ठीक है? और एक होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, बेसिकली मान लो ये एक टेबल है एंड ये सेकंड टेबल है। तो टेबल 1 से कोई की अगर हम टेबल 2 तक ला रहे हैं, तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। जैसे हमारे देश में अगर कोई और देश से कोई लोग आते हैं, तो हमारे लिए वो फॉरेन्स कहलाते हैं, ठीक है? वैसे ही हमारे टेबल में अगर कोई और टेबल की डेटा आ रही है, तो उसको हम फॉरेन की कहेंगे। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो हमारा टेबल है, वो बेसिकली यहाँ पर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 है।
अब हमने यहाँ पर कौन-कौन सी एंटिटी ली है, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फ़ोन, गार्जियन एड्रेस एंड जो हमारा सेकंड स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे गार्जियन जो आईडी है ये रिफ़र करी है। तो ये जो हमारा गार्जियन आईडी है ये बेसिकली फॉरेन की है, ठीक है? जो कि हमारा गार्जियन टेबल से आया है, तो इसको हम फॉरेन की कहते हैं। सेम यहाँ पर जो रोल नंबर है, ये हमारा फॉरेन की है जो कि हमने स्टूडेंट टेबल से रेफर किया है। तो ये बन जाते हैं हमारे फॉरेन कीज़। अब चलिए रिलेशनल स्कीमा और इंस्टेंसेस को देख लेते हैं। बेसिकली रिलेशनल स्कीमा हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था, जहाँ पर हम अपने डेटास का जो रिलेशन होगा और उसके जो कंस्ट्रेंट होंगे, उनसे डील कर रहे होते हैं। और इंस्टेंसेस हमारे रियल लाइफ मॉडल्स या फिर रियल लाइफ डेटास से जो इंप्रेशन डेटा लेते हैं, वो होते हैं बेसिकली। फॉर एन एग्जाम्पल अगर स्कीमा की बात करें, तो रोल नंबर वाला कॉलम, नेम का कॉलम, एज का कॉलम और इसके डेटा टाइप्स, ये हमारे स्कीमास के अंदर आते हैं। लेकिन इंस्टेंसेस की अगर बात करें, तो ये जो डेटाज़ हैं, जो हम रियल एंटिटी से रिलेट करके ले रहे हैं, ये हमारे इंस्टेंसेस हैं, जो कि रियल लाइफ डेटा है। अब आप बताओ, रोहन तो एग्ज़िस्ट करता है ना, उसका रोल नंबर भी एग्ज़िस्ट करता है, तो ये हमारे इंस्टेंसेस कहलाते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जिस वे में हम अपने डेटा को सेव कर रहे हैं, वो हमारा स्कीमा कहलाता है। अब यहाँ पर भी आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर जो नेम है, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू ली है, रोल नंबर में हमने इंटीजर वैल्यू ली है एंड एज में भी हमने इंटीजर वैल्यू ली है। तो ये हो जाते हैं कंस्ट्रेंट्स या फिर डोमेन ले लो, मतलब इस डोमेन में बस ऐसे ही वैल्यू चाहिए हमको, इसके अलग वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे हो मैं कैसे कह रहा हूँ। इसके अलावा तो चलो थोड़ा और एसक्यूएल के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम बेसिक ही कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल जो होती है वो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर हम डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो क्वेरीज हम रन कर रहे होते हैं, उसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। ये आई होप आपने अपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, वहाँ पर भी था ये सब। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो बेसिकली डीडीएल रिप्रेजेंट्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पर हम अपने डेटास को क्रिएट या फिर डिलीट करने से रिलेटेड क्वेरीज रन करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम अपने डेटा को एक्सेस, इंसर्ट या डिलीट करने से रिलेटेड हम क्वेरीज रन करते हैं। और डीसीएल में हम उसके कंट्रोल से रिलेटेड क्वेरीज रन कर रहे होते हैं, जैसे उसका ग्रांट, उसका रिवोक, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, दैट्स ऑल। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक्स, जिसमें हमने डिटेल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस फाइल सिस्टम एंड अलग-अलग टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स को डिटेल में पढ़ा और थोड़ा ब्रीफ भी देख लिया कि एसक्यूएल के अंदर कैसे-कैसे क्वेरीज हम रन कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।